हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग के टॉपिक का डिस्कशन होगा मेंडल का थर्ड लॉ, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। इसके पहले हम लोग दो लॉ पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन दोनों लॉ में खास बात क्या था, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव्ड लॉ था। मतलब सिर्फ मोनोहाइब्रिड केस के बेस पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पहला कंडीशन क्या है, क्रॉस मस्ट बी डाइहाइब्रिड, क्योंकि वही इसका आधार है। मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस का आधार के आधार पर ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हम लोग करते हैं। तो आइए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कस करते हैं। इसके पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगर वीडियो का क्वालिटी उतना बेहतर ना आए, फिर भी आप ऑडियो पर फोकस करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, तो शायद आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए पेशेंस रख के आप इसको वीडियो को आराम से देखिए। हो सकता है वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए आप लोग फोकस करिए। आइए देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने के पहले दो तीन बेसिक बात आप समझिए। पहला बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर करते हैं। ये दोनों कैसा क्रोमोजोम है? होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है? वैसा क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब वैसा क्रोमोजोम जो सेम तरह की जीन को कैरी कर रहा है और स्ट्रक्चर वाइज भी सेम है। ठीक है, तो पहली बात है। अच्छा, ये दोनों को क्या हो गया? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। तो जैसे मान लीजिए यहां भी क्या मान ले, कलर का ही जीन है, एक डोमिनेट वाला है और एक रेसेसिव वाला है। उसी तरह से ये जो दोनों होगा, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये आपस में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्लियर हो गया। ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। अच्छा, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमोसोम, लेकिन ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन जब हम बात करें इसकी, इन दोनों की अगर हम बात करें, ये इफ विल गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस, देन व्हाट इज दिस आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होगा? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आइए यहीं से डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो एनसीईआरटी को एनालाइज करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, देखिए लाइन पर फोकस करिए। एनसीईआरटी बोलता है कि the law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है, ये लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या है? एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि when two pair of traits are combined in a hybrid, when two pair of traits, जैसे मान लीजिए, अब आप यहां से समझिए कि आप ऐसे समझिए, टू पेयर ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब क्या हुआ? टू पेयर ऑफ ट्रेड्स। ऐसे एक, भाई ये किसके लिए है? ये दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर सपोज कलर। और ये ट्रेड किसके लिए? दिस इज फॉर हाइट। अब इसमें भी दो पार्ट है भाई। एक तो कैपिटल आर के लिए, मतलब डोमिनेटिंग के लिए, कि स्मॉल के लिए ले लिए, और दूसरा फिर किसके लिए? कैपिटल टी के लिए कि स्मॉल टी के लिए। बात समझ में आ रहा है? जो कंडीशन हम यहां आपको शो करने का प्रयास किए। मतलब इसको आप अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो ये बोले कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स नहीं, व्हेन टू कैरेक्टर्स। ये दो कैरेक्टर क्या है? एक तो कलर का और एक हाइट का। ये दो क्या हुआ? अलग अलग कैरेक्टर। जब इन दोनों कैरेक्टर को कंबाइन किया गया एक साथ, तो एक का जो सेग्रीगेशन था, सेग्रीगेशन का मतलब अलग होना, दूसरे के सेग्रीगेशन से पूरी तरह से, मतलब दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था। मतलब कि जब भी कलर और हाइट के कंडीशन को मेंडल साहब ने एनालाइज किया होगा, कलर और हाइट के कॉम्बिनेशन को जब भी मेंडल ने एनालाइज किया और कंबाइंड करके जब सेग्रीगेट कराया मियोसिस के दौरान, तो जो कलर का कंडीशन होगा वो हाइट से पूरी तरह से अनएफेक्टेड होगा। मतलब हाइट कलर पर कोई प्रभाव किसी भी तरह से नहीं डालेगा। दैट इज वाई एनसीईआरटी हैज डिस्कस्ड व्हेन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो टू पेयर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली में ये कैरेक्टर का एक पेयर हुआ, मतलब कलर के कैरेक्टर का एक पेयर और हाइट के कैरेक्टर का एक पेयर। तो भाई कलर अपने आप में, अगर हम कलर को एक एलिमेंट बना ले और हाइट को अपने आप में एक एलिमेंट बना ले, तो नहीं बोल सकते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एलिमेंट। वही एनसीईआरटी पेयर ऑफ ट्रेट वर्ड यूज किया। तो पेयर ऑफ ट्रेट वर्ड यूज किया होगा, शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। हम लोग उस जगह पर
दो कैरेक्टर की बात कर लें, दो एलिमेंट की बात कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली है एलिमेंट क्या, कलर। अब कलर में भी दो एलिमेंट है भाई, एक क्या होगा, मतलब एक मान लीजिए सपोज अगर रेड होगा तो दूसरा ग्रीन होगा, हाइट में भी एक टॉल होगा तो एक ड्वार्फ होगा, इस तरह से बोलेंगे तो चार हो जाएगा, उसी को दो पेयर ऑफ ट्रेट बोल देंगे। तो यहाँ थोड़ा लाइन का खेल है सिर्फ, तो इस चीज को आप समझिए। एक बेसिक बात, पहली बात तो बेसिक डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या ये लॉ यूनिवर्सल है। जैसे हम लोग बोले थे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, इज इट यूनिवर्सल, क्या ये यूनिवर्सल है, क्या ये यूनिवर्सल है? तो आंसर है बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लागू कहां पर होगा, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन एलेलिक जीन ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे? हम अभी आपको क्या बताएं कि भाई ये जो दोनों होगा, ये दोनों आप इसको अच्छे से एनालाइज करिए, ये जो दोनों कंडीशन है इसको आप फोकस करिएगा। ये दोनों होमोलोगस की नॉन होमोलोगस, तो आंसर है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? क्यों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर के जीन को, मतलब अलग अलग कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, अलग अलग जीन को कैरी कर रहा है। ये किसके लिए? ये कलर के लिए, हाइट के लिए, तो नॉन होमोलोगस हो गया। अच्छा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई जीन है और यहां पर कोई जीन होगा, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन एलेलिक पोजिशन का ये जीन हो गया। ये हम आपसे कल डिस्कस किए थे। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये दोनों कैसा क्रोमोसोम, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का भी ये कैसा, बिल्कुल नॉन एलेलिक है, आमने सामने भी नहीं है, तो नॉन एलेलिक और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ कहां एप्लीकेबल होगा, तो कंडीशन बिल्कुल याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए भाई, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मस्ट बी नॉन होमोलोगस। और दूसरा, जीन कैसा होना चाहिए, तो आंसर है नॉन एलेलिक जीन। दिस इज द अल्टीमेट कंडीशन फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लाइन शायद क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिए कि यहां एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें, अच्छा एक बात और भाई, ये पूरी प्रक्रिया कहां पर हो रही होगी, तो मियोसिस में। मियोसिस के किस फेज में, तो मेटाफेज 1 में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम समझो कई बार पूछ चुका है कि कहां पर होगा, तो मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में, ठीक है। तो मियोसिस के मेटाफेज 1 में कहां होगा, मियोसिस के मेटाफेज 1 में। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस के मेटाफेज 1 में। तीसरी बात कि ये जो पूरा गेम है ये होता कैसे, तो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। कैसे होता है भाई, तो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। तो पहला कंडीशन तो ये हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल क्या किसी भी क्रोमोसोम पर डिफाइन हो जाएगा, जीन के किसी भी पोजीशन के लिए डिफाइंड होगा, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहला कंडीशन क्या है, एक्चुअली में ये जो पूरा खेल है, ये जो खत्म हो गया, ये जो पूरा कंप्लीट हम आपको दूसरे वीडियो में